Hello friends, this is the third lecture of class 8 history chapter 2 from trade to territory. So far we have studied that how East India Company entered into India and made a colony to pursue mercantilism. Okay, and in the last lecture also we have studied that how a company came for trade, basically had hold over the political power of most of the territories in Bengal presidency, Madras presidency and Bombay presidency. ओके तो कंपनी जो है मर्केंटाइलिज्म करने के लिए आई, लेकिन उसने पॉलिटिकल होल्ड बनाना शुरू कर दिया इंडिया के कई सारे एरियाज में. ये हमने अभी तक पढ़ा था, पिछले दो लेक्चर्स में हमने यही पढ़ा. इन दिस लेक्चर we are going to study that how British expanded their influence over Indian rulers. Okay, so the growth of British influence, this is what we are going to study, and expansion of British rule over India and beyond. These two topics we are going to study today. So I will start with the first topic. अभी तक हमने पढ़ा था बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. इन दो बैटल्स के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना काफी सारा इन्फ्लुएंस जो है वो बंगाल, अवध, कर्नाटक, मद्रास एंड बॉम्बे, इन एरियाज पर अपना इन्फ्लुएंस ऑलरेडी बना लिया था. बट ब्रिटिशर्स जो हैं अभी एक जो रूलर है इंडिया का, हैदर अली, उससे काफी घबराए हुए थे because of the expansion which हैदर अली was doing to his territories. हैदर अली जो हैं वो मैसूर के रूलर थे और वो बहुत ही लंबे समय तक अपने अगल बगल की जो टेरिटरीज हैं उसको एक्सपैंड कर रहे थे. ठीक है, तो ये एक थ्रेट था ब्रिटिशर्स के लिए. एंड हैदर अली को रोकने के लिए 4 मैसूर वॉर्स हुए हैं, 4 मैसूर वॉर हुए लेट 18th सेंचुरी में. 1767 से लेकर के 1799 तक मैसूर वॉर जो है वो इंडिया में हुए बिटवीन हैदर अली, द सुल्तान ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिशर्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मैसूर वॉर. फर्स्ट मैसूर वॉर 1767 से 1769 तक हुआ, जिसमें मैसूर जो है वो 4 फ्रंट से लड़ाई कर रहा था. दैट मीन्स मैसूर जो है वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, चारों फ्रंट से लड़ाई में इन्वॉल्व था. नॉर्थ से अगर देखा जाए तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इन 3 जगहों से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मैसूर के राजा हैदर अली से लड़ रही थी. और नॉर्थ से निजाम और मराठास, जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे एंड मराठा रूलर्स ऑफ इंडिया जो थे, उनसे भी हैदर अली फाइट कर रहे थे. आपने सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसमें जर्मनी 2 फ्रंट्स पे लड़ाई कर रहा था. एक तरफ वो इंग्लैंड से लड़ाई कर रहा था, दूसरी तरफ यूएसएसआर से लड़ाई कर रहा था. तो ही ये लड़ाई जो है इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी. Now just think of the difficulties with which Hyder Ali must be fighting this 4 front war. चारों फ्रंट से लड़ाई कर रहे थे and he was a very good warrior. और ये फर्स्ट मैसूर वॉर जो है वो हैदर अली जीत जाते हैं. And here Hyder Ali wins the match. Okay, so first war का conclusion ये था. Then second Mysore war takes place.
सेकेंड मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में होती है। इस वॉर में तो हैदर अली जीत गए थे, लेकिन अंग्रेज जो है वो वापस से फिर से मैसूर पे अटैक करते हैं। अब यहाँ पर हैदर अली जो है वो वॉर के दौरान बीच में ही मर जाते हैं। उनके बेटे टीपू सुल्तान जो है वो इस लड़ाई के अंदर आते हैं, ठीक है। और टीपू सुल्तान जो है वो लड़ाई जो होती है, इस लड़ाई में बेसिकली कोई जीतता या हारता नहीं है, एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक है। एंड पुरानी जो लीडरशिप थी वही लीडरशिप मैसूर के ऊपर बन जाती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मैसूर जो है वो अभी भी टीपू सुल्तान के रूल के अंडर ही रहता है आफ्टर दिस वॉर। एंड इसके बाद जो टीपू सुल्तान है उनके रिलेशंस काफी अच्छे होते जाते हैं फ्रेंच लोगों के साथ। इसीलिए आप आगे पढ़ोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर भी टीपू सुल्तान के नाम का मेंशन किया जाता है। भाई बिकॉज टीपू सुल्तान हैड वेरी गुड रिलेशन विद द फ्रेंच ऑफिशियल्स हु हैड मेड कॉलोनीज अराउंड द साउथ ऑफ इंडिया। तो फ्रेंच लोग जो थे वो टीपू सुल्तान की मदद करते हैं। एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, मालाबार कोस्ट, त्रावणकोर, जहां से यूरोपियन ट्रेडर्स स्पाइसेस ट्रेड किया करते थे, वहां पर फ्रेंच लोग जो है वो ब्रिटिशर्स को मना करते हैं या यूरोपियन को मना करते हैं। इससे वापस से जो टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स हैं इनके बीच में लड़ाई वापस से होती है, दैट इज थर्ड मैसूर वॉर। So the main cause of third Mysore war was friendship between Tipu Sultan and French officials. इनके फ्रेंच के साथ रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे होने लग जाते हैं, जिसके चलते फ्रेंच लोग जो हैं वो पर्टिकुलर चीज ट्रेड करने से मना कर देते हैं ब्रिटिशर्स को। एंड इट लीड टू थर्ड मैसूर वॉर। थर्ड मैसूर वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है। एंड इसके बाद टीपू सुल्तान के दो बेटों को हॉस्टेज बना लिया जाता है। एंड टीपू सुल्तान से बहुत हैवी फाइन जो है वो लिया जाता है, ओके। एंड इसके बाद 1798 में ब्रिटिशर्स एक पॉलिसी लेकर आते हैं, दैट इज सब्सिडियरी अलायंस। ओके तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए, लेकिन टीपू सुल्तान को वापस वो टेरिटरी हैंड ओवर कर दी। बदले में उनसे बहुत ह्यूज फाइन लिया गया एंड उनके दो बेटों को हॉस्टेज बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। Then in 1798 a policy was introduced by Britishers, that is subsidiary alliance, and it was introduced under the leadership of Lord Wellesley, जो कि इस टाइम पर इंडिया के गवर्नर जनरल होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। अब इस सब्सिडियरी अलायंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे।
सब्सिडरी अलायंस के 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे. कोई भी रूलर अगर सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है अगर उसको एक्सेप्ट करता था तो उनको ये 4 जो पॉइंट्स हैं, ये 4 जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मानने पड़ते थे. द फर्स्ट वाज द रूलर नीड to maintain the British troop at their own cost. सपोज करो कोई इंडिया के किंगडम के कोई एक रूलर है, एक किंग है, अगर वो सब्सिडरी अलायंस करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ तो ब्रिटिश की जो ट्रुप है, ब्रिटिश की जो आर्मी है उसको मेंटेन करना अब उस राजा का काम होगा. एंड फॉर दैट मेनी अ टाइम्स किंग यूज्ड टू गिव अ पर्टिकुलर एरिया आल्सो सो दैट ये जो ब्रिटिश ट्रुप है वो वहां पर अपने ड्रिल्स कर पाए. ठीक है. सेकेंड पॉइंट वॉज मेंटेन अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज कोर्ट. जो पहले राजा महाराजाओं के कोर्ट्स होते थे उसमें कई सारे लोग होते थे, उसमें से एक जो पर्टिकुलर कोर्टियर होगा उनका वो ब्रिटिशर होगा, ऐसा सब्सिडरी अलायंस के अंदर था. अब ये क्यों किया गया? सो दैट जो रेसिडेंट है वो डे टू डे की किंग की जो एक्टिविटी है उस पर नजर रख पाए, उस पर इंटरफेयर कर पाए एंड जो भी डिसीजन वहां पे हो वो ब्रिटिश कंपनी के इंटरेस्ट में हो, इस पे ध्यान रख सके वो रेसिडेंट, इसलिए ये होता था. थर्ड वॉज टू एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स. अगर कोई किंगडम है उसमें किंग अलाउ कर रहा था पहले किसी नॉन इंग्लिश फॉरेनर को, तो अब वो नहीं कर सकता था. ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज हियर आई हैव मेंशन्ड यू दैट टीपू सुल्तान हैड गॉट अ वेरी गुड रिलेशन विद फ्रेंच पीपल. तो फ्रेंच पीपल जो थे वो नॉन इंग्लिश यूरोपियंस हो गए. ठीक है, इंग्लैंड ओरिजिन के नहीं है वो, तो ऐसे कोई भी फॉरेनर्स जो हैं अब अलाउड नहीं थे किंग के कोर्ट के अंदर. एंड लास्ट वॉज कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अगर सब्सिडरी अलायंस कर रहे हैं किसी रूलर के साथ तो वो अब ब्रिटिशर्स जो हैं सारी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेंगे किंग की, और उनके अगल बगल के नेबर्स के साथ कैसे रिलेशंस हैं वो भी सुपरवाइज करेंगे. ऐसा एक टर्म था सब्सिडरी अलायंस का. सो निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट दिस सब्सिडरी अलायंस, बट देयर वर मेनी रूलर्स हु डिड नॉट एक्सेप्ट दिस अलायंस बिकॉज ऑफ ऑल दीज टर्म्स. तो इसमें जो रूलर जो नहीं फॉलो करते हैं सब्सिडरी अलायंस वाज टीपू सुल्तान. ठीक है. अब क्योंकि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को नहीं एक्सेप्ट किया इसीलिए फोर्थ मैसूर वॉर होता है. ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के अगेंस्ट फोर्थ मैसूर वॉर होता है 1799. द रीजन वॉज ही डिड नॉट एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस. और इस पर्टिकुलर वॉर के बाद टीपू सुल्तान जो हैं वो हार जाते हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद और कई ऐसे अगल बगल के किंगडम्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिला लेते हैं. तो टीपू सुल्तान जो है वो इस वॉर में मर जाते हैं. एंड फाइनली वो जो मैसूर की पूरी टेरिटरी थी जहाँ पे टीपू सुल्तान रूल कर रहे थे वो 2 लोगों में बंट जाती है. वन इज निजाम ऑफ हैदराबाद एंड सेकेंड इज वुडेयार डायनेस्टी. वुडेयार डायनेस्टी जो है वो हैदर अली जी के पहले रूल कर रही होती है मैसूर में, और ये पूरी टेरिटरी जो है उसका आधा हिस्सा वुडेयार डायनेस्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनका कंट्रोल बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी, अवध, कर्नाटक एंड मैसूर वाला जो पूरा टेरिटरी है, ये जो पूरा एरिया था उस पे भी ब्रिटिशर्स का जो है इन्फ्लुएंस वो बन जाता है. ओके.
नेक्स्ट ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स में जो हमें पढ़ना है दैट इज मराठा वॉर, सब्जुगेशन ऑफ मराठास, यानी कि मराठास के ऊपर कंट्रोल लेना। अब जो मराठास थे बेसिकली उनके यहाँ पे बहुत सारे चीफ्स थे और ये जो सारे मराठा चीफ थे वो आपस में यूनाइटेड नहीं थे। अब इनकी डिसयूनिटी का फायदा जो है वो ब्रिटिशर्स उठाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मराठा वॉर होता है, बट फर्स्ट मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स को कोई सब्सटैंशियल गेन्स नहीं होते। व्हाई? बिकॉज मराठाज वो वेरी गुड वॉरियर्स और उनके लड़ाई करने का जो तरीका था, जो अंदाज था, वो काफी अलग था। ब्रिटिश आर्मी जो है वो उससे नहीं निपट पाती है। तो फर्स्ट मराठा वॉर में जो मराठाज हैं वो जीत जाते हैं। Similarly, in Second Maratha War also there was not much substantial gain for Britishers in Second Maratha War, but yes, the chiefs were quite disunited after that. तो जो भी मराठा चीफ थे वो आपस में ही उनकी यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं वो गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया के और ही हैज कम अप विद द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी का मतलब है जो भी ऐसे किंगडम्स है जिन पर अभी तक या तो उसने सब्सिडरी अलायंस नहीं एक्सेप्ट किया है या उनपे अभी तक वॉर नहीं किया गया है, उन किंगडम्स पे छोटे छोटे जो किंगडम्स है जहां पर ब्रिटिशर्स ने अभी तक वॉर नहीं किया है या उसको अपने कंट्रोल में नहीं किया है, उन सारी टेरिटरीज को लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो कंट्रोल में लेने के लिए एक पॉलिसी बनाते हैं। मराठा वाज अ वेरी बिग टेरिटरी, तो उन्होंने अपना ध्यान मराठा टेरिटरी पे अभी नहीं दिया। जो अगल बगल की नेबरिंग किंगडम्स जो थे, छोटे छोटे किंगडम्स, उनको एक एक करके इन्होंने कैप्चर करना शुरू किया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। गढ़वाल, कुमाऊं जो कि हमारे उत्तराखंड का एरिया है प्रेजेंट डे में, नेपाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। इन सारे एरियाज में ब्रिटिशर्स ने वॉर लॉन्च किया एंड इन सारे एरियाज में उन्होंने जीत हासिल की। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया का काफी सारा हिस्सा, ईस्ट वाला पार्ट, मोस्ट ऑफ द ईस्ट का पार्ट, नॉर्थ का पार्ट, साउथ का पार्ट एंड वेस्टर्न इंडिया में जो पंजाब वाला एरिया था वहां पे उन्होंने ट्रीटी साइन की रंजीत सिंह वहां के जो किंग थे उनके साथ। ठीक है, पंजाब के एरिया में इन्होंने एक ट्रीटी साइन की कि जो इंडस रिवर है उसके जितना भी वेस्ट साइड का जो एरिया होगा वो किंग के पास रहेगा। पंजाब के किंग जो हैं रूलर रंजीत सिंह, उनके पास रहेगा और इंडस रिवर के जो ईस्ट साइड का जितना भी एरिया होगा वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स के पास होगा। तो इस तरीके से उन्होंने पैरामाउंसी जो है एक तरीके से पूरा टोटल ओवरऑल कंट्रोल जो है वो उन्होंने इंडिया में कर लिया। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट व्हाट दे डिड, नेपाल के जो भी वॉरियर्स थे, दे वर आल्सो वेरी गुड वॉरियर्स, गुरखा वॉरियर्स। गुरखा वॉरियर्स को भी उन्होंने अपनी ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1813
से 1817 तक इनकी पॉलिसी यही थी कि मैक्सिमम टेरिटरीज पर हम कंट्रोल करें और अपनी आर्मी में बहुत अच्छे वॉरियर्स जो हैं उनको हम रिक्रूट करें, बिकॉज मराठास वर ऑल्सो वेरी गुड वॉरियर्स एज आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक ओनली। तो अब 1817 के एरा तक काफी सारे एरियाज जो हैं वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हैं एंड जो आर्मी है उसमें बहुत अच्छे वॉरियर्स भी हैं। नाउ दे लॉन्च्ड अ वॉर ऑन मराठास अगेन, और इसमें पेशवा बाजीराव टू जो हैं वो लीड कर रहे थे मराठास को। और here in the British Army was basically East India Company was leading this war, और इस वॉर में ब्रिटिश आर्मी जो है वो जीत जाती है। जीतने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि बाजीराव पेशवा को अब एक जगह कानपुर में दे दी गई है, वो वहीं रहेंगे और उनको पेंशन दी जाएगी इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल द राइट्स ऑफ कलेक्टिंग टैक्स इन द मराठा एरिया। तो इस तरीके से मराठा एरिया और मैसूर एरिया में इन्फ्लुएंस जो है इनका बढ़ जाता है ब्रिटिशर्स का। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। ब्रिटिशर्स जो है वो ओवरऑल काफी सारी इंडिया की जो टेरिटरी है, प्रेजेंट डे जो इंडिया है, उन सब पे अपना कंट्रोल जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर फाइटिंग वॉर विद मैसूर एंड मराठा। अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनका मेन जो एक एरिया है जो अभी इनके कंट्रोल से बाहर है, दैट इज प्रेजेंट डे पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ठीक है, अब ये जो है बहुत लंबे समय तक इन्होंने इन दो टेरिटरी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के साथ ब्रिटिशर्स के काफी अच्छे रिलेशंस थे और इनको फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया कोई थ्रेट भी नहीं था ऐसा। बट लेटर ऑन जब ये वाला टाइम आता है 1830s के अराउंड का जब टाइम आता है, तो ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता है कि रशियंस जो हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया में एंटर करना चाहते हैं और इन रशियंस को रोकना जरूरी है। इसलिए इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एक वॉर लॉन्च किया ब्रिटिशर्स ने, वाई सो दैट दे कैन स्टॉप रशियंस फ्रॉम एंटरिंग इनटू इंडिया थ्रू अफगानिस्तान। एंग्लो अफगान वॉर होता है, बट अफगानिस्तान जो है वो बहुत ही अच्छे से लड़ाई करते हैं। इस लड़ाई में अफगानिस्तान जो है वो जीत जाता है एंड जो सिंध तक की टेरिटरी है वो जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाती है। सिंध तक की टेरिटरी जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, लेकिन जो पंजाब वाला जो हिस्सा है वो अभी भी महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में ही होता है। बट इन द ईयर 1845 महाराजा रंजीत सिंह डाइड और इसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो पंजाब के सारे अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू करते हैं और एंग्लो सिख वॉर जो है वो लॉन्च होती है। एंड जो इंडस रिवर के वेस्ट साइड का जो भी एरिया पहले महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में था वो भी ब्रिटिशर्स के कैप्चर में, कंट्रोल में आ जाता है आफ्टर द एंग्लो सिख वॉर। इसके अलावा अभी जितनी भी टेरिटरीज थी जिनके साथ सब्सिडियरी अलायंस किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने, उन सब पे जो कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का वो इनडायरेक्ट कंट्रोल था। उस कंट्रोल को डायरेक्ट कंट्रोल में कन्वर्ट करना था। उसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो एक पॉलिसी है वो लॉर्ड डलहौजी
लॉन्च करते हैं 1848 में। 1848 में ये पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। नाउ व्हाट वर द टर्म्स ऑफ दीज पॉलिसी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में दो टर्म्स होते हैं। फर्स्ट टर्म ये था कि कोई भी ऐसा किंग जिसका नेचुरल मेल चाइल्ड नहीं है या फिर जिसका कोई भी अडॉप्टेड सन है, वो किंगडम जो है वो अब उस राजा के अंडर में नहीं रहेगा। वो किंगडम जो है डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा ब्रिटिश कंपनीज को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फर्स्ट वाज दिस पॉइंट। अनदर टर्म वाज कि जो पहले किंग को एक पेंशन दी जा रही थी, वो पेंशन भी अब बंद कर दी गई। इसी के तहत जो झांसी की रानी, उनका जो किंगडम था झांसी, वो भी ऐसे ही कैप्चर किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू लॉर्ड डलहाउसी ने। सो अब हम इन पॉलिसीज के थ्रू जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफी सारा एरिया जो है, पूरा इंडिया वाला एरिया, म्यांमार, नेपाल एंड प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ एरिया, ये सारे एरियाज जो हैं वो पूरा का पूरा वहां तक अपना कंट्रोल जो है वो एक्सपैंड करते हैं। जो आगे के टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू। ब्रिटिशर्स जो है वो ओवरऑल काफी सारी इंडिया की जो टेरिटरी है, प्रेजेंट डे जो इंडिया है, उन सब पे अपना कंट्रोल जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर फाइटिंग वॉर विद मैसूर एंड मराठा। अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनका मेन जो एक एरिया है जो अभी इनके कंट्रोल से बाहर है, दैट इज प्रेजेंट डे पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ठीक है, अब ये जो है बहुत लंबे समय तक इन्होंने इन दो टेरिटरी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के साथ ब्रिटिशर्स के काफी अच्छे रिलेशंस थे और इनको फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया कोई थ्रेट भी नहीं था ऐसा। बट लेटर ऑन जब ये वाला टाइम आता है 1830s के अराउंड का जब टाइम आता है, तो ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता है कि रशियंस जो हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया में एंटर करना चाहते हैं और इन रशियंस को रोकना जरूरी है। इसलिए इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एक वॉर लॉन्च किया ब्रिटिशर्स ने। व्हाई? सो दैट दे कैन स्टॉप रशियंस फ्रॉम एंटरिंग इनटू इंडिया थ्रू अफगानिस्तान। एंग्लो अफगान वॉर होता है, बट अफगानिस्तान जो है वो बहुत ही अच्छे से लड़ाई करते हैं। इस लड़ाई में अफगानिस्तान जो है वो जीत जाता है एंड जो सिंध तक की टेरिटरी है वो जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाती है। सिंध तक की टेरिटरी जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, लेकिन जो पंजाब वाला जो हिस्सा है वो अभी भी महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में ही होता है। बट इन द ईयर 1845 महाराजा रंजीत सिंह डाइड और इसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो पंजाब के सारे अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू करते हैं और एंग्लो सिख वॉर जो है वो लॉन्च होती है। एंड जो इंडस रिवर के वेस्ट साइड का जो भी एरिया पहले महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में था वो भी ब्रिटिशर्स के कैप्चर में, कंट्रोल में आ जाता है आफ्टर द एंग्लो सिख वॉर। इसके अलावा अभी जितनी भी टेरिटरीज थी जिनके साथ सब्सिडियरी अलायंस किया हुआ था
ब्रिटिशर्स ने, उन सब पे जो कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का वो इनडायरेक्ट कंट्रोल था, उस कंट्रोल को डायरेक्ट कंट्रोल में कन्वर्ट करना था। उसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो एक पॉलिसी है वो लॉर्ड डलहौजी लॉन्च करते हैं 1848 में। 1848 में ये पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। नाउ व्हाट वर द टर्म्स ऑफ दीज पॉलिसी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में दो टर्म्स होते हैं। फर्स्ट टर्म ये था कि कोई भी ऐसा किंग जिसका नेचुरल मेल चाइल्ड नहीं है या फिर जिसका कोई भी अडॉप्टेड सन है, वो किंगडम जो है वो अब उस राजा के अंडर में नहीं रहेगा। वो किंगडम जो है डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा ब्रिटिश कंपनीज को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फर्स्ट वाज दिस पॉइंट। अनदर टर्म वाज कि जो पहले किंग को एक पेंशन दी जा रही थी वो पेंशन भी अब बंद कर दी गई। इसी के तहत जो झांसी की रानी, उनका जो किंगडम था झांसी, वो भी ऐसे ही कैप्चर किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू लॉर्ड डलहौजी ने। सो अब हम इन पॉलिसीज के थ्रू जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफी सारा एरिया जो है, पूरा इंडिया वाला एरिया, म्यांमार, नेपाल एंड प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ एरिया, ये सारे एरियाज जो हैं वो पूरा का पूरा वहां तक अपना कंट्रोल जो है वो एक्सपैंड करते हैं। जो आगे के टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।